आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग। मांग को समझने से पहले हमें 3 शब्दों को समझना होगा। एक होता है इच्छा यानी कि डिज़ायर, दूसरा होता है आवश्यकता जिसे कहते हैं नीड और तीसरा होता है मांग जो है कि है डिमांड। अगर साधारण अर्थों में हम देखें तो इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों का अलग-अलग अर्थ होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कुछ मतलब मानवीय आवश्यकताएँ जो होती है वो असीमित होती है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी फिर उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इनको पूरा करने के जो साधन होते हैं, वो सीमित होते हैं। सारी इच्छाएँ पूर्ण नहीं हो सकती। तो यानी अगर कोई व्यक्ति है, उसमें कुछ चीज़ को खरीदने की इच्छा हुई, तो वो कहलाएगी इच्छा यानी कि डिज़ायर। अगर अगर वह व्यक्ति उस चीज़ को खरीद सकता है यानी सक्षम है, वो उस पे व्यय करना चाहता है, विलिंगनेस है उसके अंदर, तो वो हो जाएगी वांट यानी आवश्यकता। और फाइनली अगर वो उस चीज़ को खरीद लेता है और परचेज कर लेता है, अपने पैसे को व्यय करता है उस पे, तो वो हो जाएगी डिमांड। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए अगर एक गरीब व्यक्ति है, वो वायुयान में, हवाई जहाज में सफ़र करने की कल्पना करता है, तो ये क्या कहलाएगी इच्छा, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी टिकट खरीद सके। वहीं पे अगर एक धनी व्यक्ति है, जब वो अपने साधनों से वायुयान की यात्रा का टिकट खरीदने जाता है, तो ये उसकी आवश्यकता बन जाएगी। यानी उसने सोचा कि मैं वायुयान में सफ़र करूँगा, ये इच्छा हुई। वो उस अपने पैसे व्यय करने के लिए सोचता है, विलिंगनेस है उसमें, तो वो हो जाएगी आवश्यकता। और वो फाइनली जाके अगर टिकट खरीद लेता है, तो वो हो जाएगी डिमांड यानी कि मांग। यानी कि अगर हम इसे देखें तो सबसे बाहर होता है एक सर्कल, अगर हम मान लें तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी, जैसे ये ओ है और ये है, तो ये हो जाएगी वांट, डिज़ायर। ठीक है, इच्छा है, लेकिन सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो उसके अंदर का जो सर्कल आएगा वो कहलाएगा वांट। ठीक है, यानी कि वो अपने पैसे खर्च करना चाहता है। और फिर जो इसके अंदर का जो सर्कल आएगा, जो यानी फाइनली वो परचेज कर लेता है, तो वो कहलाएगी डिमांड। ठीक है, यानी कि सबसे बाहर होती है डिज़ायर, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अगर खरीदने की क्षमता है और विलिंगनेस है तो हो जाएगी वांट, और फाइनली अगर उसे परचेज कर लेते हैं वो हो जाएगी डिमांड। तो अब अगर हम डिमांड की डेफिनेशन देखें तो अन्य बातों के समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है उसे मांग कहते हैं। अन्य बातों के समान रहने पर से मतलब है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स क्या होती है, यानी कि इसमें सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताया गया है कि प्राइस और डिमांड के रिलेशन है सिर्फ। और जो अदर थिंग्स है यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत है या उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है या उपभोक्ता की रुचि है, वो सब क्या है, स्थिर है, उनको हमने स्थिर मान लिया है। तो अन्य बातों के समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है, यानी इच्छा भी होनी चाहिए और वो योग्य भी होना चाहिए, तभी उसे मांग कहते हैं। यानी कि इस परिभाषा में 5 तत्व निहित है कि वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, ये ना हो कि सिर्फ साधन है लेकिन वो खरीदना ही नहीं चाहता, एक निश्चित कीमत होनी चाहिए और निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मांग फलन और मांग के निर्धारक तत्व। वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। यानी जो मांग है और जो चीज़ें इसको मांग को इफेक्ट कर रही हैं, मांग पर प्रभाव डाल रही हैं, अगर इनके बीच का संबंध देखें तो वो मांग फलन कहलाता है। जो मांग फलन होता है वो 2 तरह का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन जिसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं और बाजार मांग फलन जिसे मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। जो DX होता है व्यक्तिगत मांग फलन में, किसी बाजार में मतलब एक व्यक्ति की यानी एक उपभोक्ता की जो मांग है और उसको जो निर्धारित करने वाले तत्व हो उसकी स्टडी करते हैं व्यक्तिगत मांग फलन में। अब इसमें DX जो है, वो जो डिमांड है एक्स वस्तु की, वो किसका फंक्शन होता है, PX, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत पर। दूसरा होता है PR, यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत पर। और तीसरा होता है Y, उपभोक्ता की मौद्रिक आय। T होता है उपभोक्ता की रुचि और F होता है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। यानी जो निर्धारक तत्व हैं वो सारे ये होते हैं, यानी जो डिमांड है किसी एक्स वस्तु की यानी मांग जो है वो इन चीज़ों पर
डिपेंड करती है, ये चीज़ें जो है मांग पे प्रभाव डालती हैं। अब नेक्स्ट है बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन किसी वस्तु की बाजार मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को व्यक्त करती है। यानी जो कुल मांग है बाजार में, जितने भी उपभोक्ता हैं उनकी मांग को अगर हम प्लस कर लें, यानी जितने भी उपभोक्ता हैं उनकी जो समस्त मांग है, कुल मांग है, उसको निर्धारक करने वाले तत्वों के बीच में जो संबंध होता है उसको बाजार मांग फलन कहते हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें वही रहेंगी जो व्यक्तिगत मांग फलन में है। बस दो चीज़ें और जुड़ जाती हैं, वो होता है पी, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या का आकार, और वाई डी, जो होता है आय का वितरण। अब हम मांग के निर्धारक तत्व यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। इसमें पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है वस्तु की कीमत, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर प्राइस और क्वांटिटी को हम ले तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी हम ज़्यादा कीमत अगर किसी चीज़ की बढ़ती है तो हम उसकी कम मात्रा खरीदना शुरू कर देते हैं, और अगर किसी वस्तु की प्राइस कम होती है तो हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे। तो यानी कि इसमें विपरीत संबंध होता है, प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब जो दूसरा निर्धारक तत्व है वो है संबंधित वस्तुओं की कीमत। इसमें दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वो हो गई जो एक के बदले में दूसरे जो प्रयोग की जा सकती है, जैसे कि गुड़ और चीनी। ठीक है, जैसे अगर हम प्राइस ले लें, अगर हम गुड़ की प्राइस लें और चीनी की क्वांटिटी लें, अगर गुड़ की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, गुड़ के बजाय, क्योंकि वो महंगा हो गया है, तो ऐसे में लोग जो है वो गुड़ के बजाय चीनी लेना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्वांटिटी किसकी बढ़ेगी, चीनी की। यानी जिसमें अगर प्राइस बढ़ेगी एक की वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं में तो क्वांटिटी दूसरे की बढ़ेगी, और अगर प्राइस गुड़ की अगर कम हो गई तो क्वांटिटी चीनी की कम हो जाए, क्योंकि जो चीनी खरीदते थे वो भी गुड़ खरीदना शुरू कर देंगे। और दूसरा होता है पूरक वस्तुएं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल। यानी कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ठीक है, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ती है तो क्वांटिटी जो होगी कार की, यानी कार भी लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि अभी तो पेट्रोल इतना महंगा है, अभी कार खरीद के करेंगे, तो कार की जो है वो से बिक्री जो है मतलब कम हो जाएगी, वो मात्रा जो होगी, डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। और जब प्राइस कम होती है तो इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो यानी पूरक वस्तुओं में प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स होता है, विपरीत होता है। फिर तीसरी चीज़ आती है आय स्तर। यानी जितनी अगर अधिक आय होगी, मांग उतनी ही अधिक होगी। किसी भी पर्सन की अगर इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती चली जाती है। फिर आता है रुचि फैशन। वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि और उसकी आदत पर या प्रचलित फैशन पर भी निर्भर करती है। यानी अगर कोई चीज़ ज़्यादा फैशन में है तो उसकी डिमांड भी अपने आप बढ़ जाएगी। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। यानी कि अगर पता है कि भविष्य में जो कीमत है वो बढ़ने वाली है तो उसकी मांग, वस्तु की मांग जो है वो अभी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमें पता है कि भविष्य में कीमत कम होने वाली है तो अभी जो है वो मांग कम हो जाएगी, लोग सोचेंगे कि अब जब कम होगी हम तभी खरीदेंगे। फिर इस नेक्स्ट जो है वो है जनसंख्या। जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी मांग उतनी अधिक होगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे सोसाइटी में उतनी ही ज़्यादा डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। आय का वितरण। समाज में आय का वितरण यदि असमान होता है, ठीक है, अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा है तो धनी वर्ग द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर मांग अधिक होगी, तब लग्जरी गुड्स ज़्यादा बिकेंगे। लेकिन अगर जितनी समानता होगी उतनी आवश्यक वस्तुएं ज़्यादा है, मांग उनकी बढ़ेगी। यानी अगर असमान है वितरण तो ऐसे में विलासिता वस्तु यानी लग्जरी गुड्स की मांग ज़्यादा होगी, और अगर समान वितरण है आय का तो ऐसे में आवश्यक वस्तुएं जो हैं उनकी मांग ज़्यादा होगी।